नमस्कार, आदाब। मैंने एक बार मनोज बाजपेयी जी का इंटरव्यू सुना था, जिसमें मनोज जी ने कहा था कि इस दुनिया में दो ही बेहतरीन अदाकार हैं, एक ओमपुरी और एक नसीरुद्दीन शाह। उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने फाका मस्ती के दिनों में जैसी जैसी फिल्में की और जिस तरह के अदाकारी के जौहर दिखाए, वैसे अब जौहर रॉबर्ट डे नीरो या अल पचिनो क्या दिखा पाएंगे। तो हमारे सामने रॉबर्ट डे नीरो और अल पचिनो की बात मत कीजिए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज दुनिया के बेहतरीन अदाकार नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ बैठे हैं। आदाब नसीर साहब। 2020 अभी अभी ख़त्म हुआ है, 2021 शुरू हुआ है। 2020 के लगभग तकरीबन पूरा साल हम लोग नज़रबंद रहे घर में। तो सवाल आपसे ये था कि लॉकडाउन कैसा गुज़रा, क्या किया, क्या नहीं किया और क्या नहीं कर पाए। राइट, वो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मनोज मियाँ की जो बात थी उसके बारे में मैं कुछ वो भी कहना चाहूँगा कि मैं उसकी राय से सहमत नहीं हूँ कि दो ही कलाकार हैं दुनिया में। ये बहुत ही मेरे ख्याल से बात सही नहीं है। हालांकि मैं बहुत चाहता हूँ मनोज को, और मुझे मालूम है कि उसने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि एक ज़ाती रिश्ता भी रहा है उससे, उसके स्ट्रगल के दिनों से मेरा और ओम दोनों का। और रॉबर्ट डी नीरो और अल पचिनो जो हैं, दोनों बहुत ही अजीम कलाकार थे जब उन्होंने शुरू किया था, और उनको इस कदर सराहा गया कि उनके दिमाग पर कैसे असर नहीं पड़ा ये तो मेरी समझ में नहीं आता। इसका उनको बिल्कुल आसमान पे बिठा दिया गया था एक एक दो फिल्में करने के बाद ही। उसके बाद मुझे लगता है कि वो अपने अजीम कलाकार होने की गलतफहमी में कहीं फंस गए वो, और वही उनके लिए सबसे अहम बात रही कि भाई मैं अगर परफॉर्मेंस करूं तो वो तो ग्रेट होना ही चाहिए। डैनियल डे लुइस साहब भी इसी सिंड्रोम के शिकार हैं कि उन्हें जब लगा कि अब भाई कितने ऑस्कर और लूँगा मैं, तो एक्टिंग ही छोड़ दी उन्होंने कि भाई और ऑस्कर तो अब मिलने वाला है नहीं, मुझे 3 तो मिल चुके हैं। जो एक्टर जिनसे ऊब नहीं होती अब भी देखकर आपको हैरत होगी सुनकर, मेरी राय में हॉलीवुड के क्लिंट ईस्टवुड, जैक निकलसन, शॉन कॉनरी जैसे कलाकार हैं जिनको सीरियस एक्टर नहीं माना जाता। वो स्टार्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी इतना सीरियसली नहीं लिया कि आपको लगे कि हाँ यार ये तो एक्टर तो सर पे बैठ गया आके, जो कि अल पचिनो साहब को देख के अक्सर लगता है कि वो क्या कहते हैं, अंगावर आता है, जिसे मराठी में कहते हैं कि वो आपके ऊपर चढ़ जाता है। तो मनोज का शुक्रिया कि उसने ऐसी बात कही, लेकिन वो मेरे ख्याल से उसको अपना एप्रिसिएशन का दायरा थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। चलिए लॉकडाउन पर आ जाते हैं। लॉकडाउन तो मुझे सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं हुई कि मुझे आदत है घर पे रहने की। अक्सर मैं फिल्में करता हूँ जो ज़्यादातर एक ही दौर में ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद मैं एक आध महीने की छुट्टी ज़रूर लेता हूँ, घर पे पड़ा रहता हूँ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारता हूँ, अपनी फैमिली के साथ पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, फिल्में देखता हूँ, टेनिस खेलता हूँ, अपने फार्म पे चला जाता हूँ। तो ये जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले तो मुझे ये ख्याल आया कि थिएटर भी तो बंद हो जाएंगे, और थिएटर जो है वो मेरी नसों में खून की तरह बह रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे कमी उसकी महसूस हुई। हॉर्न की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थीं, ट्रैफिक जैम नहीं हो रहे थे, लोग एक दूसरे का लिहाज रख रहे थे। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि टहलते हुए एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे एक गाड़ी मेरे लिए रुकी, पेडेस्ट्रियन, जो कि कभी नहीं होता यहाँ पे, वो तो उड़ा देने में यकीन करते हैं मोटरिस्ट, ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। और आसमान साफ था, समुंदर नीला नज़र आने लगा, मछलियाँ, जानवर, चिड़ियाँ वगैरह सब, वो तो खैर हुआ ही। लेकिन घर में बंद रहने से मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी
थिएटर में काम ना करने की वजह से। हमेशा इससे ही मैं थिएटर के सहारे मैंने अपनी अपनी दिमागी तवाज़ुन को संभाला है। एक ऐसा दौर था जब मैं कई सारी फिल्में कर रहा था जो खुदा का शुक्र है सब भूल गए हैं अब। सब एक से एक बेहुदा फिल्में थीं, पैसा बहुत कमा रहा था और परेशानी हो रही थी कि क्या मुझे ज़िंदगी भर इसी तरह की फिल्मों में काम करना पड़ेगा, मैं तो बावला हो जाऊंगा। थिएटर ही था जिसने मुझे बचाया और उस दौरान मैं दिन में शूटिंग करता था, शाम को आके पृथ्वी थिएटर में शो करता था। नौजवान था उस वक्त, 30-32 साल की उम्र थी, स्टैमिना की कोई कमी नहीं थी। अब मुझसे वो ना हो पाए, लेकिन थिएटर की तरफ मेरा बहुत बड़ा कर्ज है जो मैं चुका नहीं सकता ज़िंदगी भर, क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने पाया है, चाहे वो शोहरत हो या आत्मविश्वास हो या दौलत हो, वो सब थिएटर से ही शुरू हुआ था और थिएटर से मेरा जुड़ाव कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, फिल्मों से भले ही हो जाए। तो इस लॉकआउट के दौरान एक तो मैंने घर में झाड़ू और पोछा देना सीखा जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। बावर्ची खाने में जाके भी मैं मदद करता था। रत्ना हालांकि भगा देती थी मुझे कि तू ज़रूर, लेकिन मैं कहता नहीं, मुझे भी कुछ करने दो। तो प्याज, टमाटर, आलू वगैरह काटने का काम मुझे मिल जाता था। कभी कभी एक आध दाल भी मैंने अपने आप बना ली, जो बहुत ही मुझे अचीवमेंट का एहसास हुआ कि हाँ, मैं आखिरकार और ये आदत मैंने कायम रखी है उसके बाद भी कि मैं घर में मदद करता हूँ अब भी, जो कि मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, घर में हमारे कोई भी टेंशन नहीं रहा, ना डोमेस्टिकली ना बच्चों के साथ। सुनने में ये आया था कि जहनी बीमारियां बहुत फैल रही थी लॉकआउट के दौरान, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही थी, सेपरेशंस बहुत हो रहे थे। हम तो बड़े मज़े में बैठे रहे, सुबह शाम खाना पकाते रहे। रमज़ान का महीना चल रहा था, इत्तेफाक से तो एक महीना तो यूं ही निकल गया, इफ्तारी के इंतज़ार में दिन कट जाता जितना मैं सोच रहा था कि इतनी फिल्में देखूंगा वो मैंने नहीं देखी लॉकआउट के दौरान, बल्कि तकरीबन एक हफ्ते तक हमने टीवी ऑन भी नहीं किया, क्योंकि मैं और रत्ना और मेरे बेटा, मैंने कहा कि हम बैठ के शेक्सपियर पढ़ते हैं। और हमने बैठ के शेक्सपियर 3-4 नाटक पढ़े, जब तक मेरा बेटा झेल पाया, उसके बाद वो अपने काम में लग गया। लेकिन मैंने शेक्सपियर साहब के सारे नाटक पढ़ डाले इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि एक दिन मुझे ख्याल आया कि जूलियस सीजर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, ये तो हर एक जानता है। लोगों को ये भी मालूम है कि हैमलेट और मैकबेथ क्या हैं, हालांकि वो उनकी कहानी क्या है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने मेरे ख्याल से 7 या 8 नाटक उनके पढ़े थे, 3-4 में काम किया था, और 2-3 ऐसे थे जिनके बारे में सरसरी तौर पे मालूम था। और मैंने सोचा कि 35 नाटक लिखे हैं इस शख्स ने, और मैंने कुल 12 शायद से मैं वाक़फ़ियत है मेरी। तो मैं बैठ के मैंने पूरे के पूरे पढ़ डाले। बहुत फुलफिलमेंट का एहसास हुआ। सब बहुत अच्छे हैं ये मैं नहीं कह सकता, कुछ उसमें बहुत ही बेहुदा हैं, जो हैरत होती है पढ़ के कि भाई ये कैसे लिख दिया शेक्सपियर साहब ने। लेकिन उनको पढ़ के मेरा ये बिलीफ और भी पुख्ता हो गया कि हिंदी सिनेमा का कोई भी फॉर्मूला ना होता अगर शेक्सपियर ना होता। तो सारे के सारे क्लीशे को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारे क्लीशेज हिंदी सिनेमा के पूरे शेक्सपियर से उधार लिए हुए हैं। ये तो मुझे पहले भी मालूम था, ये पढ़ के मुझे यकीन हो गया। और फैज़ साहब के बारे में एक नाटक की तैयारी शुरू की ऑनलाइन, जूम पे हम लोग रिहर्सल करते थे। फैज़ साहब की जो कैद का जो दौर था, जिसमें उन्हें रावलपिंडी कंस्पिरेसी में अयूब खान जेल में बंद कर दिया था, इस बहाने उनकी कुछ और शायरी भी पढ़ ली, और ये नाटक धीरे धीरे तैयार हो रहा है। देखिए कब पेश कर पाएंगे। और लॉकडाउन खुल जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि पृथ्वी थिएटर खुला। हालांकि 200 की जगह सिर्फ 100 लोग बैठते हैं, लेकिन उस रंगमंच पे वापस जाके जो खुशी हुई मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे याद है कि उस नाटक के मंचन के लिए आपने मुझे भी दावत दी थी, मैं आया था।
और वो खुशी आपके चेहरे पर वहाँ नज़र आ रही थी। चलिए, अगला सवाल था कि कोविड-19 से पहले और उसके बाद दुनिया में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? पहले तो ये कि मुझे उम्मीदें क्या थीं वो मैं बता दूं। एक तो अगर आप आज के दौर में ये भी कह दें कि हम हिंदुस्तानी ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करते हैं तो आपको एंटी नेशनल बना दिया जाएगा। अगर ये भी कह दें कि हम हिंदुस्तानी एक दूसरे का लिहाज नहीं करते हैं तो आप गद्दार हो गए। ये भी अगर आप कह दें कि हिंदी फिल्में मुझे पसंद नहीं है तो आप गद्दार हो गए, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद थी कि शायद कहीं पर एक भाईचारे जैसी फीलिंग शायद आए, जो कि 26/11 के बाद हुई। अगर आपको याद हो, उन कमबख्तों ने जिन्होंने हमला किया, बहुत से लोगों को मारा, खुद भी मरे, उस पर तो अफसोस है ही, लेकिन उस वक्त किसी को मजहबी फ़र्क नहीं का ख्याल भी नहीं आया। कितने मुसलमान भी मरे, उन मुसलमान कमबख्तों ने मारा, मुसलमानों को ही, हिंदुओं को भी, ईसाइयों को भी, सिखों को भी, सबको मारा, बेरहमी से मारा, बिना डिस्टिंक्शन किए। और मुझे लगा कि इन लोगों ने शायद ये एक फेवर कर दिया है हम पर कि हम सब मिल के इस खबीस बिहेवियर से इसका हम सामना कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा होगा। अफसोस कि ऐसा अगले सालों में हुआ नहीं, बल्कि डिविजन्स और भी बढ़ गए। कोविड के दौरान मुझे और जब जो 4 घंटे का नोटिस देकर लॉकडाउन अनाउंस किया गया, नहीं मालूम कि वो जायज़ था या नहीं, उस पर मुख्तलिफ रायें हैं, लेकिन शाहीन बाग की डेमोन्स्ट्रेशन को तितर बितर करने के लिए वो ज़रूर एक बहुत बढ़िया चाल थी, और जो कि हो गया, कामयाब भी हुई। जी हाँ, कामयाब हो गया। अब ये बर्ड फ्लू फैला है, तो किसानों के डेमोन्स्ट्रेशन को तितर बितर करने के लिए ये बर्ड फ्लू का बहाना मेरे ख्याल से सरकार के बहुत काम आएगा। उम्मीद मुझे ये थी कि लिहाज बढ़ जाएगा एक दूसरे के लिए, कि जब फ्लाइटें होना शुरू हुई तो लोग एक दूसरे से दूर तक खड़े रहते थे, कहना मानते थे कि भाई उतर के ऑर्डरली। वो तो सब का सब फिर वैसे ही गायब हो गया, ट्रैफिक जैम वैसे ही होने लगे, कोई मोटरिस्ट सड़क पर रुकता नहीं अगर आप क्रॉस कर रहे हो, आपके लिए हॉर्न उतने ही ज़ोर ज़ोर से बजते हैं। हवाई जहाज़ से लोग उतरने जाएं तो ऐसे भागते हैं उतर के कि जैसे कोई उनको अगली फ़्लाइट कोई पकड़नी होगी। तो ये तो अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दुनिया कितनी बदली है वो तो ऑनलाइन हो गई है सारी दुनिया, और मेरे ख्याल से ये रवैया बन जाएगा अब। शायद दफ्तर जाना इतना लाजिम ना हो जितना पहले था, ऑनलाइन पर ही काम हो जाएगा। ड्रामे भी ऑनलाइन होने लगे हैं, फिल्में तो लोग ऑनलाइन देखते ही रहे हैं। तो कहीं पर ये क्या कहते हैं, एक चैप्टर ऐसा है जिसमें मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बदलेगा। बेहतरी के लिए बदलेगा या बदतरी के लिए बदलेगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बदलेगा ज़रूर। इसी से अगला सवाल निकलता है कि दुनिया के अलावा खुद में क्या फ़र्क पा रहे हैं? कुछ बदला है, टूटा है, जुड़ा है, कुछ हुआ है? मैं खुद में शायद ये फ़र्क पा रहा हूँ कि ज़ब्त थोड़ा ज़्यादा आ गया है मुझ में। गुस्सा तो मेरा बहुत लोगों के बारे में बहुत लोगों ने ज़िक्र किया है उसका। वो एक आदत सी थी जिसमें मैं पड़ गया था बचपन से, उस आदत को मैं तोड़ पाया हूँ इस दौरान। ख़ानदानी रिश्ते और गहरे हो गए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि 1 साल से मेरे भाइयों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, भाभियों से मुलाकात नहीं हो पाई, जो मेरे अजीज़ दोस्त हैं जो विदेश में रहते हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, सिर्फ बातें हो पाई। कहीं पर वो एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर वाली जो बात है वो हो गई है कि हम शायद
ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकेंगे एक दूसरे की दोस्ती, एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की के ख़याल को, एक दूसरे के लिहाज को शायद ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसी से आगे अगला सवाल निकलता है सर कि हमने आपके बाल काले से सफ़ेद होते देखा है, आपने बहुत कुछ कहा है, अब भी कुछ है कहने के लिए? कहने के लिए तब तक कुछ न कुछ बाकी रहेगा जब तक दिल में कोई ना कोई टीस उठती है। अब लॉकडाउन के दौरान मुझे बार बार ये इन माइग्रेंट्स की तस्वीरें देखकर मेरा दिल टूटता था। इनके ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही थी पुलिस के हाथों, बहुत हैरत होती थी और बहुत अफसोस होता था देखकर कि ये पुलिस वाले जो इन बेचारों को डंडे मार मार के भगा रहे हैं, ये भी तो उसी तबके के हैं। ज़रा से हालात की बदलाव से हो सकता है ये ही होते सड़क पे और कोई और इनको डंडे मार रहा होता। मेरा दिल बहुत दुखता था ये सब बातें देखकर। फिल्म इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये एक किसी ने रूल निकाला कि 65 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र हो तो आप काम नहीं कर सकते। अब ये क्या अहमकाना रूल है कि भाई 65 के हों तो आप ख़तरनाक हैं, 64 के हों तो आप ठीक हैं। और फिर कितने नौजवान लोगों को ये बीमारी पड़ी है। और फिर एक्टिंग का तो पेशा ऐसा है कि बुज़ुर्गों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। चाहे आप नौजवान लड़के लड़की के बारे में फिल्में बना रहे हैं, उनके माँ बाप तो चाहिए ही, प्रिंसिपल चाहिए कोई ना कोई, तो बुज़ुर्ग एक्टरों के बगैर तो फिल्में नहीं बन सकती यहाँ पर। तो कभी ना कभी बुज़ुर्ग एक्टरों को तो अकोमोडेट करना ही था उन्हें, जो कि कर दिया। ख्याल मुझे आता था कि जो 65 साल का लाइट बॉय है बेचारा, या जो कैमरा अटेंडेंट है बेचारा, या जो तरापे पर बैठा हुआ दिन भर एक इतनी बड़ी लाइट को संभाले बैठा रहता है, या जो यूनिट को चाय पिलाता है, या जो मेकअप करते हैं, या हेयर ड्रेसर जो हैं, या जो डांसर गर्ल्स हैं, या एक्स्ट्राज हैं, या जो स्टंटमैन हैं, इनमें से 65 साल से ऊपर कोई हुआ तो भाई मुझे या परेश रावल को या बच्चन साहब को तो खैर उनकी तो बात ही और है, तो वो तो लोग लेंगे ही। इन लोगों को तो फ़ौरन हकाल दिया जाएगा। ये मुझे बहुत चुभती थी ये बात और नाइंसाफ़ी लगती थी। और खुदा मालूम जो रेस्टोरेंट में जो वेटर काम करते थे, जो मसालची काम करते थे, जो किचन में काम, उनका क्या हुआ होगा, ये बातें ज़्यादा चुभती थी। दुआ करता हूँ कि इस तबके की मेहनत को, इनके कंट्रीब्यूशन को शायद अब पहचाना जाए। होगा, उम्मीद हमें भी है। अब ऐसा है हुजूर के एक तबका है जो समझता सब कुछ है लेकिन उसके पास सलीका नहीं है बोलने का, या फिर एक तबका है उसके पास सलीका है बोलने का लेकिन चुप हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपनी ज़मीर की आवाज़, आप किसी को उकसा तो नहीं सकते कि भाई इसमें यकीन करो। अगर आपका ज़मीर चुभता है आपको तो उन्हें कहना चाहिए। और ये बहुत ही मशहूर बात है कि जब सब कुछ अगर तबाह हुआ तो आपको अपने दुश्मनों का शोर नहीं सुनाई देगा, आपको अपने दोस्तों की खामोशी ज़्यादा चुभेगी कि भाई मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर किसान कड़कती सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये हम नहीं कह सकते अब। और मुझे उम्मीद है कि ये किसानों का प्रदर्शन फैलेगा और आम जनता इसमें शामिल होगी। वो होनी ही है। खामोश रहना जो है वो जुल्म करने वाले की तरफदारी करना है, मैं ऐसा मानता हूँ। खामोश रहना जुल्म सहना जुल्म करने के बराबर ही है। बराबर ही है। और हमारे बड़े बड़े जो धनंदर लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो खामोश बैठे हैं इसलिए कि उन्हें लगता है कि बहुत कुछ खो सकते हैं वो। अरे भाई, जब आपने इतना धन कमा लिया कि आपकी 7 पुश्तें बैठ के उसको खा सकती हैं तो कितना खोलोगे आप? कोविड-19 से पहले जिस दुनिया की आपने कल्पना की थी, तसव्वुर किया था, आपको क्या लगता है
कि वैसी ही दुनिया होगी या बदलेगी, या फिर अपने बारे में जो सोचा था आपने कि आगे चलकर मुस्तकबिल में भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा लगता है वैसा होगा या कुछ या हो और रहा होगा? है? या हो रहा है? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं। और मुश्किल ये है कि किसी भी तरह के ख्यालों की एक्सचेंज की गुंजाइश ही नहीं रही। अगर आप कुछ भी कहें तो फ़ौरन आप पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया जाएगा, भले ही आप मुल्क के हित में बात करें। कारवान मोहब्बत के ही प्रोग्राम पर मैंने एक बार अफसोस जाहिर किया था कि भाई एक गौ हत्या को एक पुलिस वाले के खून से ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और जो उधम मचा इस बात पे मुझे यकीन नहीं आया कि ये क्यों उधम मच रहा है। अब मैं किसी की रिलीजियस बिलीफ पर तो चोट नहीं कर रहा था, ना मजाक उड़ा रहा था। मैंने जो लोग गाय को पवित्र समझते हैं, जो उसको पूजते हैं, जो उसे माँ मानते हैं, मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक इंसान की मौत एक गाय की मौत से कम अहमियत रखती है, और मुझे बेहद गुस्सा है इस बात पे। इस बात को इंटरप्रेट किया गया कि ये साला मुसलमान कह रहा है कि मुझे डर लगता है, हालांकि डर लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया था। और मैंने बार बार दोहराया है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और डर किस बात का? मैं अपने मुल्क में हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मेरे ख़ानदान की 5 पुश्तें दफन हैं इस ज़मीन में, 300 साल से मेरा ख़ानदान यहाँ बसा हुआ है। अगर ये भी मुझे हिंदुस्तानी नहीं बनाती तो कौन सी चीज़ मुझे हिंदुस्तानी बना सकती है? और मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पे जो इस तरह का जो ये बंटवारा करने की कोशिश हो रही है। ये लफ्ज़ जिहाद का जो ये तमाशा चल रहा है यूपी में, एक तो इन लोगों को जिहाद लफ्ज़ का मतलब ही नहीं मालूम, सबसे पहले तो ये जिन लोगों ने ये इजाद किया है ये जुमला। और दूसरी बात ये कि उन्हें, मैं नहीं मानता कि कोई भी इतना बेवकूफ़ होगा कि उसको वाकई में लगे कि एक दिन मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से बढ़ जाएगी इस मुल्क में। अरे भाई, मुसलमानों को किस रफ्तार से बच्चे पैदा करने पड़ेंगे अपनी तादाद हिंदुओं से बढ़ाने के लिए? ये कोई मजाक तो है नहीं। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ढकोसला है, इसमें कोई यकीन नहीं करता। ये लव जिहाद का जो तमाशा किया गया है वो सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों के सोशल इंटरेक्शन को बंद करने के लिए, उसको स्टिग्मेटाइज करने के लिए कि आप मतलब शादी की तो बात सोचें ही नहीं। शादी तो बहुत दूर की बात, आपका आपस में मिलना जुलना भी हम रोक देंगे, ये कोशिश ये है। और चूँकि मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, ना मैं मजहबी हूँ ना वो, और हमारे बच्चों को हर मज़हब के बारे में बताया गया है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि तुम इस मज़हब के हो। और बल्कि हमारे काफ़ी दोस्त हैं जिनमें हिंदू मुसलमान या ईसाई या हिंदू या एक यहूदी और एक गुजराती, इस तरह की जोड़ियाँ हैं। तो हमारे बच्चों को मालूम था कि अच्छा ये, और उसको जब पहली बार पता चला कि भाई ये हमारे दोस्त हैं जो दोनों हिंदू हैं, उनकी सोच के अच्छा, और हिंदू से भी शादी कर लेते हैं, उसका ये कहना था मासूमियत में। अब ये कभी कहीं पर बिलीफ था मेरा कि ये फ़र्क जो हैं ये धीरे धीरे मिट जाएंगे। मुझे यकीन था कि एक हिंदू औरत से शादी करना एक हेल्थी प्रेसिडेंट है। मैं इसे कुफ्र नहीं मानता। मेरी वालदा ने भी मुझसे पूछा जब हमारी शादी होने वाली थी कि क्या तुम रत्ना से ईमान लाओगे? मैंने कहा आप मज़हब बदलने की बात कर रही हैं, मैं नहीं उसका मज़हब बदलूँगा। तो उन्होंने कहा हाँ सही है, मज़हब कैसे बदला जा सकता है? अब मेरी अम्मी जो बिना पढ़ी लिखी थी, एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स किस्म के घर में उनकी तरबियत हुई थी, 5 वक्त की नमाजी थी, ज़िंदगी भर उन्होंने पूरे रोज़े रखे, हज भी किया, सब कुछ। लेकिन उन्होंने तक ये कहा कि जो बातें तुम्हें बचपन में सिखाई गई उन्हें बदल कैसे सकते हो? मज़हब बदलना बिल्कुल ठीक नहीं है। और लव जिहाद का जो तमाशा है वो आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है, बड़े परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। शादी जैसे खुशी के मौके पर पुलिस आ धमकती है और दोनों को पकड़ के ले जाती है। बाद में पता चलता कि ये दोनों तो मुसलमान थे, तो पुलिस को उनसे माफ़ी मांगने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो ये तो वो
वो दुनिया नहीं थी जिसके मैंने ख्वाब देखे। बचपन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम जैसे गाने होते थे, अब तो आप जाने भी दो यारों में जो महाभारत पर जो तंज था वो भी नहीं कर सकते। हाँ, वही हल्का सा तंज किसी ने किया था इंदौर में, बेचारा गिरफ्तार है, 9 जी दिन हाँ। से जेल में है। जी हाँ, और जो आदमी कहता फिरता है कि गोली मारो सालों को, उसको कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत नहीं है ये शिकायत सुनने की। अर्नब गोस्वामी का बेल करने के लिए उनके पास टाइम है, किसानों की बातें सुनने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है, और हेट स्पीच के बारे में बातें सुनने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। चलिए सर, आखिरी सवाल, जवाब देना चाहें आप तो दे दीजिएगा। 14 दिन बाद, 15 दिन बाद यौम जमहूरिया है, जिसे हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो अगर आप एतराज़ ना हो तो लोकतंत्र पे, जमहूरियत पे कुछ कह दें। एक अंग्रेजी की कहावत है कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट फॉर ऑल द अदर्स। और जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, हमारे हमारे बाप अमेरिका वाले, वहाँ डेमोक्रेसी का क्या हशर हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। मेरे लिए डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ये है, सबके बराबर हक तो हों, सबकी बराबर जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम में पैदा नहीं होगी हर एक इस मुल्क के बाशिंदे में, कि भाई मैं दूसरे का थोड़ा सा ख्याल रखूं। अगर कोई अपनी गाड़ी मुझसे आगे ले जाता है तो ये मेरी अहम पर चोट नहीं होता, उसको जल्दी है इसीलिए वो जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। आप इशारा करें कि भाई रुक जाओ मुझे, तो नहीं रुकेंगे। ये सिर्फ अपने अहम की बातें हैं और अपनी जिम्मेदारी ना समझने का नतीजा है। कोई पुलिस वाला ना हो तो लाल लाइट पर भी नहीं रुकेंगे, दंदनाते हुए निकल जाएंगे। जब तक डंडा लेके कोई बैठा ना हो तब तक हम अपना फर्ज पूरा नहीं करेंगे। ये आइडियल बिहेवियर नहीं है एक डेमोक्रेसी का मेरे ख्याल से। हमें बराबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बराबर का बोझ उठाना चाहिए, और बराबर का बर्ताव करना चाहिए हर एक से, जो कि कभी नहीं हुआ, कम्युनिज्म तक में नहीं हुआ, जबकि उनका बिलीफ ही ये था कम्यून में रहना वगैरह वगैरह। वहाँ भी ऊंच नीच के फ़र्क थे, वहाँ के भी लीडर महलों में रहते थे और कीमती गाड़ियों में घूमते फिरते थे और बातें करते थे इक्वालिटी की। तो अगर डेमोक्रेसी कामयाब होनी है तो फिर हर एक बाशिंदे को इस मुल्क के अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अब हमें तो तोला जा रहा है। अब इस लॉकडाउन के दौरान ये लव जिहाद का हंगामा उठाने की क्या ज़रूरत थी? ये सबसे अहम मसला है क्या हमारे मुल्क में? ये फार्म लॉज किसानों पर थोपने की क्या ज़रूरत थी लॉकडाउन के दौरान, जब सब के सब घर पे पड़े हुए हैं, किसी की कमाई नहीं हुई 1 साल से? ये बातें समझ से बाहर हैं कि ये है क्या? ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, या ये हुकूमत वाकई में यकीन करती है इन सब बातों पे? CAA का मसला उठा दिया गया, अब भी दोबारा कोविड तो गया नहीं, लेकिन CAA की बातें फिर से होने लगी कि नहीं वो तो होगा जी, और उसको डिफेंड करने वाले भी बहुत हैं। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है, ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है कि जिन हिंदुओं को और सिखों को पाकिस्तान में परेशान किया जा रहा है वो उनको हम आसरा दे रहे हैं। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हम उनको आसरा दे रहे हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी हो, मुसलमान नहीं। अरे भाई रोहिंग्या भी तो मुसलमान हैं, उनको भी तो परेशान किया जा रहा है। पाकिस्तान में मुसलमानों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, और ये कानून कभी लागू हो नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर कि आपने हमसे बात की। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।